दो आम। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। समझ में आया? दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। चलिए को इस मैदान में अगला पॉइंट इसी में इस मैदान में इस मैदान का मतलब क्या? उत्तर गंगा के मैदान। उत्तर गंगा के मैदान। इस मैदान में इस लड़का क्या कर रहा है? चुपचाप रहो। इस मैदान में कई नदी दोआब अवस्थित हैं। इस मैदान में कई नदी दोआब अवस्थित हैं। जैसे 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 घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक घाघरा गंडक दोआब यानी कि घाघरा और गंडक नदी के बीच का मैदान। घाघरा गंडक दोआब। कोसी महानंदा दोआब या कह सकते हैं गंडक कोसी। गंडक कोसी। कोसी महानंदा। कोसी महानंदा दोआब। महानंदा दोआब ये सब क्या है? दोआब। दो आब। कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच का जो मैदान होगा उसको क्या कहेंगे? कोसी महानंदा दोआब। गंडक और कोसी के बीच जो दोआब रहेगा उसको क्या कहेंगे? गंडक कोसी दोआब। दोआब समझ में आया? तो उत्तर के मैदान में क्या है? बहुत सा दोआब। अगला पॉइंट। तुम नहीं लिख रहा है जी? एक दिन लिखता है एक दिन नहीं लिखता है। देखो ये नदी है। ये क्या है? नदी है ना? ये नदी है। अब देखो फिर नदी घूमते घूमते ऐसा भी हो जाता है। नदी घूमते घूमते कैसा हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है। समझ में आया? फिर ये दोनों मिल जाएगा। फिर ये दोनों का क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और मिल के अलग हो जाएगा। और नदी अपना ऐसे से फिर से अलग रास्ता से जाएगा। नहीं समझ में आया? इसको विसर्पण कहता है। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहता है? विसर्पण। विसर्पण। विसर्पण से एक झील का अलग से निर्माण हो जाएगा। नदी से वो अलग हो जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर से अलग हो गया ना। इसको गोखुर झील कहते हैं। इस तरह की क्या के झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। तो उत्तर गंगा के मैदान में गोखुर झील कभी कहीं पाया जाता है। नदी ऐसे कभी नदी बहते बहते धीरे धीरे एक झील का निर्माण करके फिर अपना साइड का रास्ता पकड़ ले। तो उत्तर गंगा के मैदान में क्या मिलता है? गोखुर झील मिलता है। लिखो इस मैदान में नदियों के विसर्पण द्वारा 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 कई गोखुर झील का निर्माण हुआ। कई माने अनेक। इस मैदान में नदियों के विसर्पण द्वारा कई गोखुर झील का निर्माण हुआ। कई गोखुर झील का निर्माण हुआ। कई गोखुर झील का निर्माण हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट। उत्तर के मैदान को उत्तर के मैदान को
उत्तर के मैदान को संरचना, उत्तर के मैदान को संरचना, संरचना, उत्तर के मैदान को संरचना और प्रकृति के आधार पर, संरचना और प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर चार उपभागों में बांटा गया, चार उपभागों में बांटा गया, चार उपभागों में बांटा गया। पहला भावर, पहला भावर, 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 समझा? नेपाल है, क्या है? नेपाल है, नेपाल का क्षेत्र है इधर। और ये क्या है? बिहार का क्षेत्र, समझा? माने यही मानो ना भाई, ये बिहार है, इसको इधर क्या है? नेपाल। तो बिहार का क्षेत्र, नेपाल के तराई का क्षेत्र, माने बिहार का क्षेत्र, पहाड़ के नीचे का क्षेत्र होगा ना, बिहार के उत्तर वाला क्षेत्र। तो ये कहां से कहां तक होगा? पश्चिम चंपारण से लगभग लगभग किशनगंज तक होगा ना जी, है यार? एक मैदान टाइप का पाया जाता है, माने कम उपजाऊ होगा। पहाड़ का क्षेत्र है तो कम उपजाऊ ना होगा। नेपाल, नेपाल में तो खाली पहाड़ है ना, है बिहार के उत्तर में, नेपाल में पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र के नीचे नीचे बिहार का जो एकदम हल्का सा मैदानी भाग रहेगा, लाल लाल मिट्टी रहेगा। इसे पहाड़ी क्षेत्र में कैसा मिट्टी रहता है? लाल टाइप का, ढेला टाइप। यही जो मैदान बनता है ना, यही जो क्षेत्र बनता है, उसे वो क्या कहते हैं? भावर। भावर समझ में आया? नेपाल और बिहार, नेपाल और बिहार के तराई सीमा में पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, उसी को क्या कहता है? भावर। लिखो, यह क्षेत्र नेपाल और बिहार के, यह क्षेत्र नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्षेत्र नेपाल और बिहार के, नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल के और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। जो चंपारण से, जो चंपारण से किशनगंज तक, जो चंपारण से किशनगंज तक एक संकीर्ण पट्टी, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विकसित है। चंपारण से कहां तक? चंपारण से किशनगंज तक, किशनगंज तक एक संपूर्ण पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में विकसित है, विकसित है, विकसित, देखा गया? विकसित है। ये उपजाऊ, कम उपजाऊ होगा ना, पहाड़ी क्षेत्र में है। अगला पॉइंट, यह कम उपजाऊ क्षेत्र, यह कम उपजाऊ क्षेत्र, यह कम उपजाऊ क्षेत्र, कम उपजाऊ क्षेत्र, यह कम उपजाऊ क्षेत्र है। भावर समझ में आया? नेपाल के तराई में जो संकीर्ण, संकीर्ण माने पतला, माने पट्टी है, क्षेत्र है, उसी को क्या कहता है? भावर। दूसरा,
बांगर, दूसरा बांगर, 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 बांगर। ये जो क्षेत्र है ना, नदी कोई है, नदी आया, यहाँ पर मिट्टी जमा कर दिया, मिट्टी जमा कर दिया, नदी बह रहा है ना जी, तो भारी जो है नीचे नीचे बैठेगा कि नहीं, बैठेगा ना। नदी जो मिट्टी लाके जमा कर देता है, उससे एक मैदान जलोढ़ मैदान बनता, नदी द्वारा लाए गए मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान। पुरानी मिट्टी मतलब पहले से लाके छोड़ दिया, धीरे धीरे पुराना हो गया तो मिट्टी बनी है कि नहीं, इस तरह से जो मैदान का निर्माण होता है उसको बांगर कहते हैं। बिहार के सबसे उत्तर में क्या रहेगा, बिहार के सबसे उत्तर में भावर रहेगा, अभी जो बताए थे ना थोड़ा देर पहले। अब थोड़ा सा और इधर खिसकेंगे दक्षिण की तरफ, तो क्या मिलेगा, बांगर। समझ में आया, मैंने पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है, किससे बनता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। मैंने कभी वहां पर नदी बहता होगा तो धीरे धीरे मैदान का निर्माण हुआ, उससे जो बना उसी को क्या कहते हैं, बांगर। लिखो, यह क्षेत्र नदी द्वारा लाए गए, यह क्षेत्र नदी द्वारा लाए गए, यह क्षेत्र नदी द्वारा लाए गए पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ। यह क्षेत्र नदी द्वारा लाए गए, नदी द्वारा लाए गए पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ। अब ये उपजाऊ होगा कि नहीं, पहले के तुलना में ज्यादा उपजाऊ होगा ना जी। इसमें क्या लिखेंगे, नदी द्वारा लाए गए, नदी द्वारा लाए गए, लाए गए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना, नहीं, नदी द्वारा लाए गए कैसे मिट्टी से बना है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से। और ये क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है ये, उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे उत्तर में क्या रहेगा, भावर, और नीचे जाएंगे तो बांगर। ठीक है, तीसरा खादर, खादर, भावर हो गया, बांगर हो गया, तीसरा खादर। खादर, तीसरा क्षेत्र का नाम क्या है, खादर। खादर में क्या रहेगा, जैसे भावर तो कम उपजाऊ हो गया, बांगर जो पहले नदी बहता होगा तो यहाँ पर मिट्टी लाके जमा किया। ये जो क्षेत्र है ना, जैसे मान लेते हैं कोसी नदी है, कौन नदी है, कोसी नदी। कोसी क्या है, कोसी नदी है, बिहार का अभिशाप किसको कहते हैं, कोसी नदी, बड़ी बाढ़ लाता है। ये नदी, नदी जो है ना ऐसे ऐसे चलते चलते ना, रास्ता है ऐसे ऐसे, तो चलते चलते अचानक ऐसे हो जाएगा, रास्ता बदल देता है, जिसके कारण पूरा बाढ़ आ जाता है। समझ में आया, कोसी नदी जो है बाढ़ लाता है, हर साल लगभग लगभग बाढ़ आता है ना, देखते हैं पेपर में, जैसी बरसात शुरू होगा पानी पड़े चाहे नहीं, बाढ़ आ ही ना जाता है जी। पानी नहीं हो पड़ेगा तो नेपाल उपाल में पड़ता है ना, वही सब पनिया, पानी आया ना तुम्हारे गांव में बाढ़, तब वही सब पानी क्या होता है, पानी जबकि नहीं ना ज्यादा पड़ा है, पानी पड़ते देखे हो,
आधा घंटा लगातार। इस साल नहीं ना पड़ा है जी। लेकिन सब तब वो सब नदी में पानी आएगी ना, तो नेपाल उपाल वाला पानी आता है। तो जो नदी हर साल बाढ़ लाता है, वो नया नया मिट्टी छोड़ देगा। जैसे बरसात में बाढ़ आया, कुछ ही डेली हर साल बाढ़ लाएगा और नया मिट्टी ला के इस क्षेत्र में छोड़ देगा। फिर धीरे धीरे गर्मी आएगा, मैदान बन जाएगा, फिर अगला साल नया मिट्टी ला के छोड़ देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हर साल नया नया मिट्टी आता है। यहाँ पर हर साल क्या आएगा? नया नया मिट्टी। ये सबसे उपजाऊ होता है, क्योंकि हर साल उसको मिट्टी को विटामिन में मिला। इससे भी ज्यादा उपजाऊ कौन होगा? खादर। इसी क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी से जिसका निर्माण होता है। इसमें क्या लिखा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसमें क्या रहेगा? हर साल बनेगा तो नया ना होगा, नई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण होता है। नहीं, और ये सबसे अधिक उपजाऊ होगा। ये क्या होगा? सबसे अधिक उपजाऊ। तो लिखो, इस क्षेत्र का निर्माण इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए नदियों द्वारा लाए गए इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के कारण हुआ। नवीन जलोढ़ के कारण नदियों द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के कारण हुआ। नवीन जलोढ़ के कारण हुआ हुआ है हुआ है। ठीक है। इसका सबसे अधिक विस्तार इसका सबसे अधिक विस्तार इसका सबसे अधिक विस्तार लिखा है। इसका सबसे अधिक विस्तार कोसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार कोसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार कोसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। कोसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। कोसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। यह सबसे उपजाऊ भूमि। कैसा भूमि है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि। यह सबसे अधिक उपजाऊ भूमि। यह सबसे अधिक उपजाऊ भूमि। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि। सब सब ठीक ना? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि लिखा गया। तो तीन पॉइंट समझ में आया? तीन क्षेत्र में बता। चलो, चौथा पॉइंट, चौर या मन। चौर मन। तो देखो, नदी है, ये क्या है? नदी। नदी कभी कभी मार्ग बदल देता है, तो गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? नदियों के मार्ग बदलने के कारण गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है बस। और इसमें पानी भरा रहता है, पानी भर जाता है, पानी भरा रहे।
तो इसी को चौर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चौर। नदियों के मार्ग बदलने के कारण गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसमें पानी भर जाता है, उसको चौर कहते हैं। समझ में आया? और जब चौर सूख जाता है, जब वो गड्ढा सूख जाएगा गर्मी में, तो इसको मन कहते हैं। गड्ढा सूख जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मन कहते हैं। चौर मछली पालन के लिए अच्छा माना जाता है। चौर क्षेत्र किस चीज के लिए अच्छा माना जाता है? मछली पालन के लिए। लिखो। लिखो। नदियों के मार्ग बदलने के कारण 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 लिखा गया। नदियों के मार्ग बदलने के कारण जब कोई गहरी भूमि का निर्माण हो जाता है, जब कोई गहरी भूमि का निर्माण हो जाता है, जब कोई गहरी भूमि का निर्माण हो जाता है, गहरी भूमि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है। तथा यह जलमग्न रहता है, तो इसे चौर कहते हैं। तथा यह जलमग्न रहता है, जलमग्न रहता है, तो इसे चौर कहते हैं। तो इसे चौर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? चौर कहते हैं। लिखा गया। चौर कहते हैं। ठीक है ना? तथा जल निकलने के बाद इसे मन कहा जाता है। जल निकलने के बाद जल निकलने के बाद इसे मन कहा जाता है। मन कहा जाता है। जल निकलने के बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे मन कहा जाता है। ठीक है। फिर लिखो। अच्छा, देखो, उत्तर भारत का माने उत्तर बिहार का जो मैदान है ना, वो अगर थोड़ा सा हल्का भूमि रहेगा, गड्ढा नहीं, ठीक, कम गड्ढा भूमि रहेगा, उसमें पानी भरा हुआ रहेगा। समझ में आया? पानी भरा हुआ रहता है, उस तरह के क्षेत्र को दियारा भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दियारा। नहीं समझ में आया? दियारा का क्षेत्र होता है ना, दिराहा जिसको बोलते हैं अब स्थानीय भाषा, दियारा, वही दियारा क्षेत्र। समझ में आया? दियारा क्या होता है? उत्तर के मैदान में बाढ़ग्रस्त भूमि को क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। याद हुआ? उत्तर के मैदान में जो कहते हैं ना, जो नीचे ट्रेन से जाता है तो नीचे नीचे भूमि में पानी जमल रहता है ना, उत्तर के मैदान में बाढ़ग्रस्त भूमि को, फिर बाद में वो सूख जाएगा, बाढ़ग्रस्त भूमि को क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। लिखो। उत्तर के मैदान में बाढ़ग्रस्त भूमि को दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर के मैदान में बाढ़ग्रस्त भूमि को बाढ़ग्रस्त भूमि को दियारा दियारा के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। उत्तर के मैदान में बाढ़ग्रस्त भूमि को दियर जिसको कहते हैं, दियारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर लिखो। चौर चौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। चौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है।
चौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है। चौर क्षेत्र में क्या होता है? बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है कि नहीं? चौर किसको कहते हैं बताया ना? तो चौर क्या होता है, मन क्या होता है, दियारा क्या होता है? चौर उसको नदी के मार्ग बदलने के कारण गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी जम जाता है, उसको चौर। पानी सूख गया मन। उत्तर भारत में बाढ़ग्रस्त भूमि को दियारा हो गया। बिहार का नक्शा बनाओ, आता है? हाँ, बिहार का नक्शा बनाओ कॉपिया में। कॉपी में बिहार का नक्शा। बनाओ नक्शा। गंगा जी कहाँ से कहाँ जाते हैं? गंगा नदी, समझ गया? इस क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र। समझ में आया? ये भावर अभी बताया नहीं है? हाँ हाँ, तो पश्चिम चंपारण से हुए सुबह। पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज, वही ना हुआ? किशनगंज उनमें है ना? ठीक है। बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र लिखा। बांगर क्षेत्र। चौर। चौर या मन। चौर या मन। और ये खादर। खादर क्षेत्र। खादर नदी के किनारे ना होता है ना? बाढ़ आएगा वहां पर। खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र। इतना चीज जानना था किसके? देखो, उत्तर के गंगा का मैदान का ही पढ़ाई था अभी तक, साधन ना है। अब इसके बाद क्या चलेगा? दक्षिण गंगा का मैदान। छोड़ दे दक्षिण गंगा। हाँ, तो बंद कर दो।